हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। इस वक्त हम लोग क्लास 11th के रेनबो पार्ट 1 लेकर के हाजिर हैं आपके सामने। हम लोग पहला चैप्टर कर रहे थे। पहला चैप्टर के सीरीज़ में हम लोग बिल्कुल चौथा हमारा लेक्चर है। हम लोग लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड देख लेते हैं। रेनबो पार्ट 1 के पेज नंबर 6 के पॉइंट नंबर मतलब पैराग्राफ नंबर 6 से हम लोग शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड। आपको अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमें हमारी हौसला अफजाई भी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पैराग्राफ 6 से। आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर द फ्रेश मैंगो लीव्स आर रेडिश ब्राउन russet colored, remarkably like the autumn tints on the Kashmir hills, but they change color soon and become green. नेहरू जी कहते हैं कि आई हैड नेवर नोटिस्ड, कहता है इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। बिफोर, इससे पहले मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था कि फ्रेश मैंगो लीव्स, वो जो फ्रेश जो ताज़ा जो मैंगो के पत्ते थे, आम के जो पत्तियां थीं, पत्ते थे, रेडिश ब्राउन, वो क्या होते थे? रेडिश ब्राउन होते थे, लाल और भूरे कलर के होते थे। रसेट कलर्ड, वही रेडिश ब्राउन कलर को ही हम लोग रसेट कलर्ड कहते हैं। रिमार्केबली लाइक द ऑटम टिंट, ख़ास तौर से, रिमार्केबली ख़ास तौर से, ध्यान से, ख़ास तौर से लाइक द ऑटम टिंट ऑन द कश्मीर हिल्स, इस तरह से लग रहा था कि जैसे ऑटम में, पतझड़ के मौसम में कश्मीर की पहाड़ियों पर जो एक रंग आता है, एक जो रेडिश ब्राउन टाइप का रंग आता है, उसी तरह का वो रंग ये जो आम के पत्ते थे उस तरह की रंग दिखा रहे थे। बट लेकिन दे चेंज कलर सुन, लेकिन वो जो पत्तियां थीं उनके जो रंग हैं वो बहुत ही जल्दी फिर वो बदल जाते थे। सुन एंड बिकम ग्रीन, और वो धीरे धीरे फिर वो बिल्कुल हरे हो जाते थे, वो ग्रीन हो जाते थे। क्लियर? हम लोग 7th की बात करेंगे। पॉइंट 7, द मानसून रेन्स वर ऑलवेज वेलकम। कहते हैं कि वहाँ जो मानसूनी वर्षा होती थी वो हमेशा उनका हम लोग स्वागत करते थे, उनका हमेशा स्वागत रहता था। फॉर दे एंडेड द समर हीट, क्योंकि वो जैसी वो जो मानसून का जो रेन है, वो जो बारिश आती थी, वो क्या करती थी? वो एंड करती थी, वो ख़ात्मा करती थी, वो समाप्त करती थी किस चीज़ को? समर हीट। ग्रीष्म ऋतु जो आता है समर, उसमें जो एक तरह की हीट होती है, एक तरह का जो टेम्परेचर होता है, उसको स्लो करने में, ये उसको कम करने में, ये जो उसको ख़त्म करने में ये मानसून जो है, ये जो रेन है, ये जो बारिश है, काफ़ी रोल अदा करती थी। बट लेकिन वन कुड हैव टू मच ऑफ ए गुड थिंग एंड देहरादून इज़ वन ऑफ द फेवर्ड हॉन्ट ऑफ द रेन गॉड। कहता है कि अच्छी चीज़ को और भी ज़्यादा अच्छा चाहता है। एंड देहरादून इज़ वन ऑफ द फेवर्ड हॉन्ट्स। कहता है कि और फिर अगर देहरादून की बात करें, वो बार बार वहाँ जाते थे वर्षा गॉड, मतलब वहाँ बारिश बार बार होती थी। विद इन द फर्स्ट 5 और 6 वीक्स, कहता है कि यही कोई पहले 5 और 6 हफ्ता के अंदर ऑफ द ब्रेक ऑफ द मानसून के आने के यही कोई 5 और 6 हफ्ते के सप्तों के या हफ्तों के अंदर मानसून वी वुड हैव अबाउट 50 और 60 इंचेस ऑफ रेन। हम लोग इन्हीं 5 और 6 हफ्तों में पूरा देहरादून में क्या होता था? करीब 50 to 60, 50 से 60 इंच जो है वर्षा हो जाया करती थी। एंड इट वॉज नॉट प्लेजेंट टू सिट, है ना, cooped up in a little narrow place, trying to avoid the water dripping from the ceiling or rushing in from the windows. ठीक है? कहता है and it was not pleasant, और ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं था, है ना, to sit cooped up, है ना, कि एक पिंजरे में cooped up का मतलब होता है दोस्तों एक ही जगह घुट कर बैठे रहना, पिंजरे में बैठे रहना। हम लोग कह सकते हैं कि एक वो नेहरू जी कहते हैं कि जब ऐसा होता था तो एक ही जगह बैठकर बिल्कुल अनप्लेजेंट लगता था, प्लेजेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इन ए लिटिल नैरो प्लेस, एक छोटा सा
तंग से जगह में एंड ट्राइंग टू अवॉइड द वाटर ड्रिपिंग, और फिर हमको कोशिश करना पड़ता था, अवॉइड करना पड़ता था, है ना, नकारना पड़ता था क्या चीज़, पानी का टपकना, ड्रिपिंग ऑफ वाटर, वाटर ड्रिपिंग हो रहा था फ्रॉम द सीलिंग, छत से, उस रूम के छत से, और रशिंग इन फ्रॉम द विंडोज़, या फिर कभी कभी विंडोज़ से भी पानी जब झटका लगता था पानी का, तो वहाँ से भी रूम के अंदर पानी आ जाया करता था, बारिश का पानी, और छत तो टपकता ही था। 8th पॉइंट, ऑटम अगेन वॉज प्लेजेंट। फिर अगर हम बसंत ये पतझड़ की बात करें, ऑटम माने पतझड़, अगेन वॉज प्लेजेंट, फिर जो है वो काफ़ी खुशगवार था, काफ़ी प्लेजेंट था, काफ़ी अच्छा था। एंड सो वॉज द विंटर, और विंटर भी अच्छा था, एक्सेप्ट व्हेन इट रेन्ड, बस उस वक्त को छोड़कर जब वर्षा होती थी। विथ थंडर एंड रेन पियर्सिंग कोल्ड विंड्स, और जब बारिश होती थी तो थंडर के साथ, गरज के साथ, और बारिश, और पियर्सिंग कोल्ड, और चुभने वाली ठंड होती थी, और चुभने वाली ठंडी ठंडी हवाएं होती थी। वन लॉन्ग्ड फॉर ए डिसेंट हैबिटेशन एंड ए लिटिल वार्मथ एंड कंफर्ट, किसी इंसान को चाहिए क्या था, लॉन्ग माने चाहना, एक डिसेंट हैबिटेशन, एक अच्छी सी रहने की जगह, एंड ए लिटिल वार्मथ एंड कंफर्ट, और थोड़ी सी गर्मी, चूँकि काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, थोड़ी सी गर्मी ज़रूरी थी, और थोड़ा सा आराम ज़रूरी था, कंफर्ट ज़रूरी था। ओकेजनली, कई बार, देयर वुड बी अ हेलस्टॉर्म, कभी तो ओले भी गिरते थे, विद हेलस्टोन्स बिगर देन मार्बल्स, कहता कि जो हेलस्टोन्स थे मार्बल से भी बड़े बड़े हुआ करते थे, कमिंग डाउन, जो कि ऊपर से आते थे, ऑन द corrugated, है ना, iron roofs and making a tremendous noise, something like an artillery bombardment। कहता कि जब हेलस्टॉर्म, जब ओला आता था, जब ओले गिरते थे, तो और वो मार्बल से बड़े बड़े होते थे, वो जो मार्बल हम लोग खेलते कंचा बड़ा बड़ा, उससे भी बड़े बड़े होते थे, ऊपर से गिरते थे। कहाँ गिरते थे? कोरुगेटेड आयरन रूफ्स। कोरुगेटेड का मतलब वही होता है दोस्तों, मतलब बराबर बराबर दूरी, पैरेलल डिस्टेंस पे जब लोहे की कुछ चिपटी चिपटी वो जो रिजेस लगी होती हैं और ऊपर से सिलियाँ रखी होती हैं, रूफ़ इसी तरह से बनाया जाता था पहले। तो अभी तो रूफ़ का थोड़ा डिफरेंट हो गया है। जब वो हेलस्टॉर्म उसमें गिरता था तो काफ़ी तेज़ आवाज़ होती थी, ट्रेमेंडस नॉइज़ होता था, समथिंग लाइक एन आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट। ऐसा लग रहा था किसी ने गन्स या बॉम्बार्डमेंट कर दिया हो। इस तरह से ऊपर से जब हेलस्टॉर्म गिरता था तो रूम के अंदर ऐसा फील होता था कि किसी ने गोलियों की बौछार कर दिया है। हम लोग बात करते 9th की। अब नेहरू जी कहते हैं, आई रिमेंबर वन डे पर्टिकुलरली, कहते हैं कि मुझे याद है, मैं याद करता हूँ, एक दिन की बात है, ख़ास तौर पर, पर्टिकुलरली, मुख्य रूप से, विशेष रूप से। इट वाज द 24th ऑफ दिसंबर 1932, यह 1932 के 24 दिसंबर की बात है। देयर वाज अ थंडर स्टॉर्म एंड रेन ऑल डे, कहता पूरा का पूरा दिन थंडर स्टॉर्म रहा, बिल्कुल बादल गरजता रहा और बारिश होती रही। एंड इट वाज बिटरली कोल्ड, अब बहुत ही तीखी ठंड थी। बिटरली मैंने बहुत ही ज़्यादा तीखी ठंड थी। ऑल टुगेदर इट वाज वन ऑफ द मोस्ट मिजरेबल डेज, और कहता कि पहले से ही ये जो दिन था काफ़ी मिजरेबल था, अच्छा नहीं था, काफ़ी दुखदाई था। फ्रॉम द बॉडीली पॉइंट ऑफ व्यू, शारीरिक रूप से बात करें तो ये जो ठंडा था काफ़ी दुखदाई था, काफ़ी दुख देने वाला था। दैट आई हैव स्पेंट इन जेल, जो कि मैंने जेल में गुजारे थे, उन दिनों में से ये सारे दिन काफ़ी दुखदाई थे शारीरिक तौर, है ना, शारीरिक रूप से। इन द इवनिंग इट क्लियर्ड अप सडनली एंड ऑल माई माइजरी डिपार्टेड, और जब शाम के वक्त ये पूरा का पूरा आसमान क्लियर हो गया, बारिश रुक गई, बारिश सडनली थम गई। एंड ऑल माई माइजरी, और जो भी मेरा दुख देने वाली चीज़ थी, जो मुझे परेशान कर रही थी, वो डिपार्टेड, वो भी चली गई, वो भी ख़त्म हो गया। व्हेन आई सॉ ऑल द नेबरिंग माउंटेन्स एंड हिल्स कवर्ड विद थिक मैंटल ऑफ स्नो, और जब व्हेन आई सॉ, और जब मैं देखता था, ऑल द नेबरिंग माउंटेन्स, कहते कि बगल के आस पड़ोस के जितने भी पहाड़ थे, जितने भी माउंटेन्स थे, वो
वो जो पहाड़ियाँ थीं वो पूरे पूरे ढके हुए थे, कवर्ड किए हुए थे विद ए थिक मेंटल ऑफ स्नो। वो एक बर्फ़ की एक चादर से, छोटी सी पतली चादर से, मेंटल, थिक मेंटल, एक गहरी सी जो एक चदरी टाइप की होती है, उससे वो ढक गया था पूरा का पूरा पहाड़। द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन क्रिसमस डे, कौन सा दिन था? क्रिसमस का दिन था। वॉज लवली एंड क्लियर, और वो दिन जो था काफ़ी क्लियर था, लवली था, प्यारा था। एंड देयर वाज अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स, और वो दृश्य देख करके इतना अच्छा लगता था कि पूरा का पूरा पहाड़ बर्फ़ से ढका हुआ था। बहुत ही खूबसूरत वो जो दृश्य है, वो जो मंज़र है, लग रहा था। 10वें पॉइंट की अगर हम बात करें तो 10वां पॉइंट कह रहा है प्रिवेंटेड फ्रॉम इंडल्जिंग इन नॉर्मल एक्टिविटीज़, वी बिकेम मोर ऑब्जर्वेंट ऑफ नेचर्स वेज। कहता है कि प्रिवेंटेड फ्रॉम इंडल्जिंग इन नॉर्मल एक्टिविटीज़, जो हम लोग दिन के जो अपने ज़िंदगी के या हर दिन का जो कामकाज होता है, एक्टिविटीज़ होती है, गतिविधियाँ होती हैं, जो आम गतिविधियाँ होती हैं, है ना, हमको इन गतिविधियों में इंडल्ज होने से, लगने से हमें रोकती थी। कौन? यही बारिश। एंड वी बिकेम मोर ऑब्जर्वेंट ऑफ नेचर्स वे, और हम लोग नेचर के तरीक़ों को, है ना, प्रकृति के रास्तों को, प्रकृति कैसे कैसे काम कर रही थी उसको हम लोग और करीब से देख सकते थे, और ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर सकते थे, उसका सर्वेक्षण कर सकते थे। We watched also the various animals and insects that came our way, और यही नहीं, हमने बहुत सारे ऐसी चीज़ों को देखा, बहुत भिन्न भिन्न टाइप के जानवरों को देखा, इंसेक्ट्स, कीड़ों को देखा, एंड दैट केम आवर वे, जो भी हमारे रास्ते में आते थे, हमारी ज़िंदगी में आते थे, हम उनसे हर दिन कुछ ना कुछ दो चार होते रहते थे। कौन कह रहे हैं ये कह रहे हैं नेहरू जी। ये देहरादून जेल के बारे में अपना एक्सपीरियंस ये बता रहे हैं। एज आई ग्रू मोर ऑब्जर्वेंट, जैसे ही मैं इन चीज़ों को काफ़ी ध्यान से देखने लगा, आई नोटिस्ड, मैंने क्या देखा, ऑल मैनर ऑफ इंसेक्ट्स लिविंग इन माई सेल, वो सारे के सारे इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े थे, जो जीव जंतु मेरे साथ मेरे जेल के कमरे में रह रहे थे, और इन द लिटिल यार्ड आउटसाइड, और मेरे रूम के बाहर जो रह रहे थे। आई रियलाइज दैट मैंने फील किया, मैंने रियलाइज़ किया दैट वाइल आई कंप्लेन ऑफ लोनलीनेस, कि जब मैं शिकायत करता था कि मैं अकेला हूँ, मेरा अकेलापन मुझे परेशान कर रहा था। दैट यार्ड विच सीम्ड एम्प्टी एंड डेजर्टेड, वो जो सामने जो आंगन टाइप का था, वो जो यार्ड था, वो ऐसा दिखता था कि एम्प्टी है, खाली है, और डेजर्टेड है, मतलब वो बिल्कुल छोड़ा हुआ है, उसमें कोई आता जाता नहीं है। वॉज स्टीमिंग विद लाइफ, लेकिन ऐसा नहीं था, वो तो पूरा का पूरा ज़िंदगी से बिल्कुल ओवरफ्लो हो गया था, भरा हुआ था। TWMI, टीमिंग का मतलब होता है दोस्तों ग्रो करना, बढ़ना, भर जाना। तो वो लाइफ से पूर्ण था, भरा हुआ था। हमको लगता था खाली है, लेकिन ऐसा नहीं था। क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? All these creeping or crawling or flying insects lived their life without interfering with me in any way. कहता है कि उस यार्ड में या उस सेल में, उस रूम में मैं ही नहीं रह रहा था, बहुत तरह के और इंसेक्ट्स, कीड़े रह रहे थे, मकोड़े रह रहे थे, जो क्रीप कर रहे थे, रेंग रहे थे, और वो क्रॉल कर रहे थे। और वो देखिए दोस्तों, होता यूँ है, क्रीप मने भी रेंगना होता है और क्रॉल मने भी रेंगना होता है, लेकिन क्रीप और क्रॉल दोनों रेप्टाइल्स करते हैं। रेप्टाइल प्रजाति के जितने भी जीव होते हैं वो या तो क्रीप करते हैं या वो क्रॉल करते हैं। क्रीप का मतलब होता है पेट के बल घसीट कर चलना, जैसे सांप चलता है, और क्रॉल का मतलब होता है जब घुटने और हाथ के बल चला जाता है, जैसे लिजर्ड चलता है, छिपकली चलती है, मगरमच्छ चलता है। लेकिन ये दोनों प्रजाति, इसको हम लोग रेप्टाइल्स कहते हैं। ठीक, हिंदी में इसको सरीसृप बोला जाता है। ठीक है, चलिए, क्रीपिंग आप समझ गए, क्रॉलिंग भी आप समझ गए, और फ्लाइंग, और रेंगने वाले नहीं, और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े भी वहाँ पर मौजूद थे, है ना। लिव देयर, वहाँ रहते थे। लाइफ विदाउट
इंटरफेयरिंग विद मी, कहता है कि मुझे बिना इंटरफेयर किए, मुझे बिना बाधा डाले वो कीड़े मकोड़े भी मेरे सेल में या मेरे सेल के बाहर जो यार्ड था उसमें वो लोग भी अपनी ज़िंदगी नॉर्मली जी रहे थे। इन एनी वे एंड आई सॉ नो रीज़न वाई आई शुड इंटरफेयर विद देम। जब वो मुझसे बाधा नहीं डाल रहे थे, इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, तो फिर मेरा भी एक ये बनता था, मेरा भी कोई कारण नहीं बनता था कि मैं भी उनकी ज़िंदगी में या उनके साथ कोई इंटरफेयर पैदा करूं, कोई अवरोध पैदा करूं। कौन कह रहे हैं? नेहरू जी कह रहे हैं। बट देयर वॉज कंटिन्यूस वॉर बिटवीन मी एंड बेड बग्स, मॉस्किटोज़ एंड टू सम एक्सटेंट फ्लाइज। इन चीज़ों से तो परेशानी उनको नहीं थी नेहरू जी को, लेकिन वो कह रहे हैं कि देयर वॉज कंटिन्यूस वॉर बिटवीन, कहता कि एक लगातार एक तरह का युद्ध चल रहा था, किसके बीच में? मेरे बीच में और खटमल के बीच में। बेड बग्स माने होता है बिस्तर में पाए जाने वाले खटमल, मॉस्किटोज़ माने मच्छर, एंड टू सम एक्सटेंट फ्लाइज। और कुछ और अगर आगे बात करें तो ये जो मक्खियाँ हैं, ये मक्खियाँ, मच्छर और खटमल, ये तीनों इनको परेशान करते थे नेहरू जी को, और इनसे इनका लगातार ये जो है वॉर, मतलब वो जो लगातार जो है उनका कशमकश, झगड़ा, युद्ध नेहरू जी का इनके साथ चलता रहता था। किनके साथ? फ्लाइज के साथ, मक्खियों के साथ, मच्छर के साथ, और किसके साथ? खटमलों के साथ। वास्प्स एंड हॉर्नेट्स आई टॉलरेटेड। कहता कि वो अगर वास्प और है ना हॉर्नेट्स की बात करें, वो जो मधुमक्खी का के जैसा मोटा मोटा होता है और एक छोटा पतला पतला होता है, उसको हम लोग बिल्कुल पीले कलर का होता है, इसको हम लोग बिरनी कहते हैं। हम अपनी भाषा में हम लोग उसको बिरनी कहते हैं। बट वही जो भीर बोलते हैं उसको, भीर जो होता है, आई टॉलरेटेड, उनका रहना मैं बर्दाश्त कर रहा था। एंड देयर वर हंड्रेड्स ऑफ देम इन माई सेल, और बहुत सारे, है ना, बिल्कुल 100 से ज़्यादा उसमें हमारे सेल में, हमारे कमरे में, जेल के कमरे में मौजूद थे। कौन थे? हॉर्नेट्स एंड wasps. There had been a little tiff between us when inadvertently I think a wasp had stung me. कहता है कि थोड़ा सा झगड़ा हो गया, टिफ माने झगड़ा। There had been a little tiff between us. हम दोनों के बीच में, हॉर्नेट्स और हमारे बीच में, मेरे बीच में, नेहरू जी कह रहे हैं कि मेरे बीच में एक थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। कब? जब न जानकर, इनएडवर्टेंटली, है ना, न ध्यान देते हुए, है ना, ध्यान हमारा नहीं गया, अचानक क्या हुआ? आई थिंक ए वास्प, एक वही भीर ने मुझे आकर क्या किया? स्टंग कर लिया, डंक मार लिया। इन माई एंगर, और गुस्से में आकर आई ट्राइड टू एक्सटर्मिनेट द लॉट। और मैंने क्या किया? वो जो झुंड था उसका, जहाँ वो बैठा करता था, मैं इसको एक्सटर्मिनेट, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहा, उसको एक्सटर्मिनेट करना चाहा, उसको वहाँ से हटाना चाहा। बट दे पुट अप अ ब्रेव फाइट, लेकिन उसने भी काफ़ी अच्छी तरह से मेरा विरोध किया, अच्छी तरह से मुझे फ़ाइट जवाब दिया। कौन कह रहे? नेहरू जी कह रहे। इन डिफेंस ऑफ देयर टेम्प्रेरी होम, अपने जो उनका टेम्प्रेरी जो होम था, जो उसका ठिकाना था, उसको बचाने के लिए वो मेरे ख़िलाफ़ अपने डिफेंस में, अपनी सुरक्षा के लिए काफ़ी मुस्तैदी के साथ मेरे ख़िलाफ़ क्या किया? उसने लड़ाई लड़ी। कौन? भीर, वास्प्स एंड हॉर्नेट्स, विच प्रोबेबली कंटेन देयर एग्स। नहीं, बट हाँ ठीक है, और विच प्रोबेबली कंटेन देयर एग्स, उनने जो सुरक्षा की थी अपने घर की, क्या पता उसमें उनके अंडे थे, उनके एग्स थे। एंड आई डेसिस्टेड, और मैं रुक गया। डेसिस्ट माने रुकना, स्टॉप होना, और मैं रुक गया, स्टॉप किया। एंड डिसाइडेड टू लीव देम इन पीस। अब मैंने सोचा कि क्यों उसको परेशान करना है, चलो उसको शांति के साथ जैसे को तैसा रहने देते हैं। इफ़ दे डिड नॉट इंटरफेयर विद मी एनी मोर, फिर मैंने सोचा कि अगर वो मुझे अगर इंटरफेयर नहीं करेंगे, मुझे परेशान नहीं करेंगे, तो मैं उनको भी परेशान नहीं करूँगा। किनको? भीड़ को, है ना, ठीक है। फॉर ओवर ए ईयर, 1 साल से ज़्यादा हो गया, आफ्टर आई लिव्ड इन द सेल, जो कि मैं उस सेल में रहा।
सराउंडेड बाय दिस वास्प्स एंड हॉर्नेट्स, वो जो सेल था घिरा हुआ था चारों तरफ से वास्प्स एंड हॉर्नेट्स से। एंड दे नेवर अटैक्ड मी, और फिर दोबारा उन्होंने मुझ पर कभी भी आक्रमण हमला नहीं किया। एंड वी रिस्पेक्टेड ईच अदर, और हम लोग एक दूसरे की आदर किया करते थे, रिस्पेक्ट किया करते थे। न मैं उनको टच करता था न वो हमें टच करते थे। चलिए हम लोग 11th पॉइंट पे आते हैं। बैट्स आई डिड नॉट लाइक बट आई हैड टू एंड्योर देम। कहते हैं कि चमगादड़ की अगर हम बात करें तो हमारे सेल में जो चमगादड़ थे, है ना, मैं उनको ज़रा भी पसंद नहीं करता था, लेकिन मुझे उनको झेलना पड़ता था, उनको सहना पड़ता था। दे फ्लू साउंडलेसली इन द इवनिंग डस्क। कहता है कि वो उड़ते थे साउंडलेसली, उसमें आवाज़ भी नहीं होती थी, बिना आवाज़ के वो लोग वो ना उड़ते थे। इन द इवनिंग डस्क, शाम में और भोर में। एंड वन कुड जस्ट सी देम अगेंस्ट द डार्कनिंग स्काई, और वो सिर्फ उनको, है ना, अंधेरा होते हुए आसमान में जाते हुए उनको देखा जा सकता था। एरी थिंग्स, कहता है बड़ी अजीब अजीब चीज़ें थी, है ना। आई हैड अ हॉरर ऑफ देम। कहता है कि, है ना, आई हैड ए हॉरर ऑफ देम। कहता मुझे उनसे क्या हॉरर लगता था, हमको उनसे डर लगता था। दे सीम टू पास विद इन एन इंच ऑफ वंस फेस। वो जो गुज़रता था इस तरह से लगता था, दे सीम टू पास, वो गुज़रता हुआ मालूम पड़ता था विद इन एन इंच, बिल्कुल 1 इंच के अंदर किसी के चेहरे से 1 इंच के अंदर बिल्कुल झपट्टे से मार के निकल जाता था, ऐसा फील होता था। एंड आई वॉज ऑलवेज अफ्रेड, और मैं बिल्कुल करीब डर जाता था, अफ्रेड हो जाता था। एंड दे माइट हिट मी, कि वो मेरे चेहरे में क्या करेगा, मार देगा, या फिर मेरे चेहरे में आकर वो टकरा जाएगा। हायर अप इन द एयर, फिर वो काफ़ी ऊपर हवा में चले जाते थे, है ना, पास द बिग बैट्स एंड फ्लाइंग फॉक्सेस। और फिर वो, है ना, उड़ते उड़ते काफ़ी ऊपर को जाते थे, है ना, और बिग बैट्स, और जो बड़े बड़े जो चमगादड़ थे उसको भी वो लोग पास कर जाते थे। पॉइंट नंबर 12, आई यूज़ टू वॉच द एंट्स एंड द वाइट एंट्स अदर इंसेक्ट्स बाय द आवर। कहता है कि मैं देखा करता था एंट्स को, चींटियों को, एंड वाइट एंट्स और सफ़ेद चींटियों को, एंड अदर इंसेक्ट्स और दूसरे इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को घंटों में तक देखा करता था। एंड द लिजार्ड्स और छिपकलियों को, एज दे क्रेप्ट अबाउट इन द इवनिंग्स एंड स्टॉक देयर प्रे। वो जो छिपकलियाँ थीं, जैसे ही शाम हो जाती थी, वो लोग करप्ट कर जाते थे, रेंगते पहुंच जाते थे, और अपने शिकार के पीछे लग जाते थे। स्टॉक मैंने पीछे लगना, देर प्रे मैंने शिकार। एंड चेस्ड ईच अदर, और वो एक दूसरे को क्या करते थे, चेस करते थे, पीछा करते थे अपने खाने के लिए। वेगिंग देयर टेल्स इन ए मोस्ट कॉमिक फैशन। और वेग मैंने होता है दोस्तों हिलाना, इस तरह से, और अपने टेल को, अपने दुम को इस तरह से हिलाते थे, बिल्कुल एक कॉमिक अंदाज में, एक मज़ाहिया अंदाज में वो अपने दुम को ऐसे हिलाते थे। ऑर्डिनरीली दे अवॉइडेड वास्प्स। नॉर्मली अगर देखा जाए तो वो जो वास्प्स हैं, वो जो भीड़ हैं, उससे वो भिड़ते नहीं थे। बट ट्वाइस आई सॉ देम स्टॉक देम विद इनॉर्मस केयर एंड सीज देम फ्रॉम द फ्रंट। कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि भीड़ों को भी वो काफ़ी चालाकी के साथ, काफ़ी केयर के साथ, है ना, वो उसको पकड़ के उसका वो शिकार कर लेते थे। आई डू नॉट नो इफ़ दिस अवॉइडेंस ऑफ द स्टिंग वाज अनइंटेंशनल और एक्सीडेंटल। लेकिन उसको जो वो लिजर्ड्स हैं उसको वो खा जाता था। अब वो अचानक होता था या जानबूझकर वो नहीं डंक मारता था लिजर्ड को, मुझे नहीं पता। 13 पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। देन देयर वर स्क्विरल्स, फिर हम लोग गिलहरियों के बारे में बात करते हैं। क्राउड्स ऑफ देम इफ़ ट्रीज वर अबाउट। कहता है कि अगर आसपास में कोई अगर ट्री है, पेड़ है, तो क्राउड्स ऑफ देम, कहता है कि झुंड, ग्रुप, क्राउड। कहता है कि स्क्विरल्स का क्राउड है, उसमें हमको नज़र आ जाता था। दे वुड बिकम वेरी वेंचरसम एंड कम राइट नियर अस। वे वुड बिकम, वो काफ़ी है ना वेंचरसम हो जाते थे, काफ़ी हिम्मत हो जाता था, काफ़ी डेयरिंग होते थे वो लोग, काफ़ी उनके अंदर हिम्मत होती थी। किनके अंदर?
स्क्विरल्स के अंदर, गिलहरियों के अंदर, एंड कम राइट नियर अस, है ना, और वो बहुत जल्दी हमारे नज़दीक आ जाते थे, हमारे नियर आ जाते थे। इन लखनऊ जेल, अगर हम लखनऊ जेल की बात करें, कौन कह रहे हैं? नेहरू जी कह रहे हैं कि अगर हम लखनऊ जेल की बात करें, आई यूज़ टू सिट रीडिंग ऑलमोस्ट विदाउट मूविंग फॉर कंसिडरेबल पीरियड्स। आई यूज़ टू सिट रीडिंग, कहता है कि मैं जब बैठा करता था, मैं जब पढ़ा करता था बैठकर, ऑलमोस्ट विदाउट मूविंग, मैं बिल्कुल वहाँ से नहीं हिलता था, वहाँ से ज़रा भी दूर नहीं जाता था, फॉर कंसिडरेबल पीरियड्स। कहता है कि बहुत बार जब मैं पढ़ने बैठता था तो काफ़ी समय के लिए मैं उठता नहीं था, अपनी जगह पर बैठे बैठे रहता था, वहीं पढ़ता रहता था। एंड अ स्क्विरल, और तब एक गिलहरी वुड क्लाइंब अप माई लेग, और मेरे पैर पर चढ़ जाती थी, एंड सिट ऑन माई नी, और मेरे घुटने पर बैठ जाती थी, एंड हैव ए लुक अराउंड, और वो चारों तरफ क्या करती थी? देखती रहती थी। एंड देन आई, है ना, वुड लुक इन टू माई आईज़ एंड रियलाइज दैट आई वॉज नॉट ए ट्री और वाट एवर इट हैड टेकन मी फॉर, और फिर वो देखती थी और मेरी आँखों में देखती थी, और वो रियलाइज़ करती थी कि जिस पर वो चढ़ा है वो एक ट्री नहीं है। फिर वो डिसेबल इट फॉर ए मोमेंट, कुछ समय के लिए उसको फियर, डर सा भैसा लगता था, एंड देन इट वुड स्कैम्पर अवे, और फिर वो तेज़ी से वो क्या करता था? भाग जाता था। लिटिल बेबी स्क्विरल्स, और कहते कि छोटे छोटे जो गिलहरी के छोटे छोटे बच्चे थे, वो समटाइम्स फॉल डाउन फ्रॉम द ट्रीज़, कभी कभी पेड़ से वो नीचे गिर जाते थे। द मदर वुड कम आफ्टर देम, और उसकी जो मॉम थी, उसकी जो मम्मी गिलहरी थी, वो जल्दी जल्दी वो आती थी, उसके पीछे पीछे, रोल देम अप इनटू ए लिटिल बॉल, और वो फटाफट उसको, है ना, लपेटती थी, है ना, रोल करती थी, एंड कैरी देम ऑफ टू सेफ्टी, और उसको फटाफट लेकर सुरक्षित जगह पर चली जाती थी। ओकेजनली, बहुत बार, द बेबी गॉट लॉस्ट, बहुत बार जो गिलहरियों के जो बच्चे हैं वो खो जाते थे। वो वन ऑफ माई कंपेनियंस पिक्ड अप थ्री ऑफ दीज लॉस्ट बेबी स्क्विरल्स, मेरा एक साथी इन्हीं खोए हुए गिलहरियों में से 3 गिलहरियों को उठाकर लाया था, एंड लुक्ड आफ्टर देम, और उसकी वो देख रेख किया करता था। दे वर सो टाइनी दैट इट वाज प्रॉब्लम फीडिंग देम, कहता कि वो इतने छोटे थे, वो जो गिलहरियाँ थी इतनी छोटी थी कि उनको खिलाने में काफ़ी परेशानी होती थी। द प्रॉब्लम वाज हाउएवर सॉल्व्ड रादर इंजीनियसली, और हालांकि वो जो प्रॉब्लम था, वो जो समस्या थी उनको खिलाने का, वो जल्दी ही सॉल्व हो गया। काफ़ी चालाकी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। इंजीनियसली का मतलब होता है चालाकी के साथ। क्लियर? अ फाउंटेन पेन फिलर, एक जो फाउंटेन पेन को जो भरने का जो होता है ना, विद अ लिटिल कॉटन वूल अटैच टू इट, और उसमें एक छोटा सा वूल उसके टिप पर बांध दिया गया था, है ना, मेड एन एफिशिएंट फीडिंग बॉटल, और उसको एक फीडिंग बॉटल के रूप में गिलहरियों के लिए इस्तेमाल किया गया था। पॉइंट 14 की बात करते हैं हम लोग। पिजियंस अबाउंडेड इन द जेल्स आई वेंट टू, कहता कि जो पिजियंस हैं, कबूतर हैं, काफ़ी मात्रा में, अबाउंडेड मैंने काफ़ी मात्रा में, है ना, जमा हो गए। इन ऑल द जेल्स आई वेंट टू, मैं जहाँ जहाँ जिस जेल में गया वहाँ मुझे कबूतरों से मुलाकात हुई, कबूतर वहाँ घिरे पड़े थे। एक्सेप्ट इन द माउंटेन प्रिजन ऑफ अल्मोड़ा, सिर्फ अगर हम अल्मोड़ा की जेल को छोड़ दें तो अल्मोड़ा की जेल को छोड़कर हर जगह मुझे कबूतर के झुंड मिले। देयर वर थाउजेंड्स ऑफ देम, कहता हज़ारों थे। समटाइम्स द जेल ऑफिशियल्स वुड शूट देम डाउन एंड फीड ऑन देम, कई बार तो ऐसा होता था कि जेल के कुछ ऑफिशियल्स जो थे, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो कर्मचारी थे, उनको शूट करते थे और उनको मार गिराते थे और उनका वो मीट खाते थे। देवर, है ना, मैनाज, वहाँ मैनाज भी थे, है ना, कबूतर तो थे ही, मैनाज भी थे। ऑफ कोर्स दे आर टू बी फाउंड एवरीवेयर, अगर हम मैना की बात करें तो मैना भी हमारे यहाँ हर जगह मिल जाता है। अ पेयर ऑफ देम नेस्टेड ओवर माई सेल डोर इन देहरादून, अगर हम देहरादून जेल की बात करें, जिस सेल में मैं था, मतलब पंडित नेहरू जिस सेल में थे, उसके ऊपर इन मैनाओं के एक जोड़े ने
मैनाओं के एक जोड़े ने घोंसला बना रखा था। एंड आई यूज़ टू फीड देम, और पंडित नेहरू उनको खिलाया करते थे। द ग्रू क्वाइट टेम, काफ़ी वो पालतू लगने लगे थे, काफ़ी मानूस हो गए थे नेहरू जी के साथ। एंड इफ़ देर वॉज एनी डिले इन देयर मॉर्निंग और इवनिंग मील, और यदि कोई देरी हो जाती थी सुबह के और शाम के मील में, भोजन में, दे वुड सिट क्वाइट, वो चुपचाप आराम से बैठते थे नियर मी, मेरे पास, एंड लाउडली डिमांडेड, और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से मांग करते थे अपने फूड के लिए, अपने मील के लिए वो लोग मांग करते थे। कौन? मैना। इट वॉज अम्यूजिंग टू वॉच देयर साइंस एंड लिसन टू देयर इम्पेशन क्राइज। ये काफ़ी अम्यूजिंग था, काफ़ी मन को बहलाता था। उसको देखना अच्छा लगता था, उन चिन्हों को, उन साइंस को, साइन माने सिंबल, उन प्रतीकों को, एंड लिसन टू देयर इम्पेशन क्राइज, और उनके जो वो जो चिल्ला रहे थे, वो जो चिल्ला रहे थे, इम्पेशेंटली, मतलब बेसब्री से, जो वो भूख के लिए, मतलब अपने खाने के लिए जो चहचहा रहे थे, उनको देखना बहुत अच्छा लगता था। पॉइंट नंबर 15 एंड फाइनल पॉइंट, इन नैनी देर वर थाउजेंड्स ऑफ पैरट्स। कहते कि नैनीताल जेल में थाउजेंड्स ऑफ पैरट्स थे, तोते थे, थाउजेंड्स, हज़ारों थे। अ लार्ज नंबर्स ऑफ देम लिव्ड इन द क्रेवाइसेस ऑफ माई बैरक। कहता है कि उनमें से बहुत सारे, उन हज़ारों में से बहुत सारे तो है ना, मेरा जो जेल था, जेल का जो वॉल था, है ना, मेरे बैरक का जो वॉल था, उसमें जो दरारें थीं, उन दरारों में उनने अपना घर बना रखा था। देयर कॉटशिप एंड लव मेकिंग वॉज ऑलवेज अ फैसिनेटिंग साइट। कहता है कि इन तोतों का जो कॉटशिप था, कॉटशिप बोलते दोस्तों प्यार भरे है ना, प्यार भरी बातें करना, है ना। वो टाइम जब मैरिज और सगाई के बीच का जो टाइम होता है ना, उसको हम लोग कॉटशिप बोलते हैं। जो एक दूसरे को जानने के लिए दिया जाता है कि देखो, बूझो, समझो, वैसे कॉटशिप का मतलब तो यही होता है। देयर कॉटशिप एंड लव मेकिंग, और लव मेकिंग वो बोलते हैं कि प्यार करना एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा अपने ही तरह के जो संतानों की उत्पत्ति होती है, इसको हम लोग बोलते हैं लव मेकिंग। तो पैरट्स के बीच का जो लव मेकिंग सीन था, वो हमेशा काफ़ी फैसिनेटिंग होता था, काफ़ी मनमोहक होता था, काफ़ी आकर्षण का केंद्र होता था। कौन कह रहे हैं? नेहरू जी, है ना। एंड समटाइम्स देयर वर फियर्स क्वेल्स। कहते हैं कि बहुत बार तो ऐसा होता था कि उन तोतों में काफ़ी एक फियर्स, माने ख़तरनाक, भयानक तरह के झगड़े होते थे बिटवीन 2 मेल पैरट्स, 2 मेल पैरट्स के बीच में, 2 मर्द तोतों के बीच में, पुरुष तोतों के बीच में काफ़ी झगड़े होते थे किसी एक लेडी तोता को लेकर के, है ना, ओवर ए लेडी पैरट हु स्कैट कामली बाई, है ना, वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ द इनकाउंटर। और जो लेडी पैरट काफ़ी शांति के साथ बैठ कर के दोनों मेल पैरट का झगड़ा देखता था कि कौन इस इनकाउंटर में जीतता है, एंड रेडी टू ग्रांट हर फेवर्स टू द विनर। और इन 2 झगड़ने वाले या वो लड़ाई करने वाले पैरट्स में से जो भी जीतता था, वो लेडी पैरट उसके साथ अपना फेवर्स देती थी, फिर उसके साथ अपना संतानोत्पत्ति का अपना कार्य शुरू कर देती थी। तो चलिए दोस्तों, यही था। काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो, और यहाँ तक हम लोगों ने इसको पूरा कर लिया 15 पॉइंट्स तक। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स रह गए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ये चैप्टर है भी बहुत लंबा, 23 पैराग्राफ का है। तो अब तक हम लोगों ने 15 पैराग्राफ पूरा कर लिया है। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके ज़रूर